हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सी टेट के पेडागोजी के अंदर पर्यावरण वाले भाग में से कुछ प्रश्न विषय वस्तु या थीम से संबंधित होते हैं और आज की जो हमारी विशेष क्लास होने वाली है वो इन्हीं थीम पर आधारित है। और ये जो हमारे टोटल विषय वस्तु होती हैं, क्या क्या एक हमारे चैप्टर्स, जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, हमारी किताबें किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उन सभी बातों को लेकर आज की हमारी विशेष क्लास होने वाली है। और यहाँ से इससे संबंधित हमारे प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे बन जाते हैं सी टेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार की जो थीम होती है हमारी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो हमारा कंटेंट होता है ना, वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। विषय वस्तु बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास के हैं और उनको कंटेंट थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। तो जो बच्चे हमारे सीखेंगे तो उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। देखो, टीचर के अनुरूप कंटेंट नहीं होना चाहिए। टीचर तो टीचर है भाई, टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, तो अगर टीचर के अंदर दिमाग ज़्यादा है, टीचर बहुत टाइम से पढ़ा रहा है, टीचर को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो टीचर अगर अपने अनुरूप सोचेगा ये कंटेंट मेरे अनुरूप है और बच्चों को कह रहा है ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो बहुत ईजी है। तो ईजी टॉपिक भाई हमारे लिए है, टीचर्स के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चों के अनुरूप कंटेंट होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो विषय वस्तु है हमारी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विषय वस्तु विद्यार्थियों में मानसिक स्तर के अनुकूल हो। मतलब जो हमारी थीम होनी चाहिए ना, वो विद्यार्थियों के, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि कोई हार्ड टॉपिक्स ना हो, है ना। जैसे अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हीं के मानसिक स्तर के अनुरूप कोई चैप्टर दिया गया हो हमारे कंटेंट में, हमारी किताबों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने के मौके दे। देखो, हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो किताब है, हमारी जो वस्तुएं होती है, तो वो इस प्रकार की हो कि उसके अंदर कुछ कहानियाँ दी गई हो जिसमें बच्चों को आमोद प्रमोद हो, बच्चों को आनंद आए, बच्चों को एंजॉय आए, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक क्यूरियसिटी होगी। यार कोई चित्र देखा उन्होंने, कोई इमेज देखी, इमेज देखने के बाद उन्हें लगा कि हाँ भाई यार ये तो इस प्रकार की इमेज है, फिर वो उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, क्या है, उनके अंदर एक खोजने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाए उनके दिमाग में, है ना। तो इस प्रकार की विषय वस्तु हमारी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के और उनको खोजने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे। ठीक है जी, नेक्स्ट से पॉइंट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे, हतोत्साहित डिस्करेज करे। ठीक है, ये मोटिवेशन नहीं है कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि रटकर सीख लो, है ना। हम लोगों ने कहा कि ये पार्ट याद कर लो, तुम ये पार्ट रट लो, इस तरीके से मैं इसको आके सुनूंगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ना एक इस प्रकार का कंटेंट हो उसके पास में, इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए कि वो एक कहानियों के माध्यम से, वो किसी एक मतलब एक चित्र के माध्यम से विजुअलाइजेशन होकर, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि किसी चीज़ को देखकर बच्चा आसानी से जल्दी सीख लेता है, तो इस प्रकार के कंटेंट हमारे पास हो, ना कि उसे रटकर सिखाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सी टेट के अंदर इस प्रकार का कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रटकर सीखने की प्रवृत्ति को क्या करे, हतोत्साहित करता है। ठीक है ना, इस प्रकार का हमारा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है ना, रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परिभाषाओं और शब्दावली एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे। कहने का मतलब यह है व्याख्या न करे। ठीक है जी, यहाँ पर व्याख्या न करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो हमारी एक्सप्लेनेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं बच्चों को याद करने के लिए दिया जाता नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसके अलावा शब्दावली होती है, बहुत सारे शब्द की मतलब कोई अर्थ होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, उसके बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं। तो अभी बच्चा छोटा है, बच्चों को ये चीज़ प्राथमिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि परिभाषाएं आ सकती है जूनियर लेवल पर, अगर जूनियर लेवल के एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन ये प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है कि परिभाषाएं और शब्दावली जो है तो उन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करे। अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी बच्चे को नहीं आती है, जो चीज़ बच्चे ने अभी नहीं देखी है, तो वो उनकी व्याख्या ना करे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर व्याख्या करेंगे भी ना हम लोग, तो पहले उस अमूर्त चीज़ को मूर्त में चेंज कर लेंगे। मतलब जो चीज़ उसने नहीं देखी है, जो चीज़ उसने कभी नहीं सुनी है,
पहले हम लोग उनको ये सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, उसके बाद ही उनको फिर व्याख्या करने के लिए या फिर डिस्कशन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह है हस्तपरत क्रियाकलापों को बढ़ावा दे। हमारा कंटेंट, हमारी थीम, हमारी विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो हस्तपरत क्रियाकलापों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, बढ़ावा दे, और सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दे। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इंकरेज करे, ये किसको करे, इंकरेज ऑन हैंड ऑन एक्टिविटी, जो हमारे हाथ से क्रियाकलाप होते हैं, जो हम लोग ग्रुप में एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको वो बढ़ावा दे। कैसे, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे कि बच्चा कोई खिलौना मतलब अपने हाथ में लेके रखता है, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, अगर खिलौना उसका टूट भी जाएगा तो उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, उसमें दिमाग लगाने, ये पहिया इसका है, ये पहिया इसका है, इस प्रकार से कि यहाँ से ये वायर इसकी इधर जा रही थी, ये वायर इसकी इधर जा रही थी। तो जब बच्चा हस्तक्रियाकलाप करता है, हाथों से कोई आर्ट करता है, कोई पेंटिंग करता है, तो बच्चा उसको जल्दी सीखता है, ज़्यादा प्रैक्टिकली करके सीखता है। और अगर जब वो ग्रुप में सीखता है या ग्रुप में काम करता है तो तब भी उसके दिमाग में वो चीज़ें बहुत स्थायी रूप से बैठ जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विषय वस्तु या फिर हमारा कंटेंट केवल पाठ्य पुस्तक, देखो मैंने कहा कि जो थीम है हमारी, केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों को ज्ञान एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत न करें। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि एक हमारी जो विषय वस्तु है इसके अंदर एक चीज़ ये भी बताई गई है, क्या बताई गई है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होती है, जो हमारा टीचर्स होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जब वो बच्चों को सिखाते हैं, किताबें बच्चों को सिखाती है या फिर टीचर बच्चों को सिखाता है, तो केवल इसी को ही हम लोग एकमात्र साधन न मान ले अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ क्या बात बोली गई है कि जैसे सामाजिक स्तर पर बच्चा सीखता है, कुछ अपनी फैमिली से भी बच्चा सीखता है, जब अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, उठता है। इसके अलावा बच्चा तब भी सीखता है जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर छोटा है, बच्चा अभी नहीं पढ़ पाएगा प्राथमिक स्तर पर, लेकिन ये चीज़ें जूनियर वालों के लिए भी सही है। बच्चा टीवी देखकर भी सीखता है, कुछ सीरियल होते हैं, कुछ कार्टून्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक बाहर की चीज़ें होती हैं इस पाठ्यक्रम से। और एक शिक्षकों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ बच्चे को ज्ञान प्रोवाइड कराती है, बच्चा जिनसे सीख लेता है। ओके, तो ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। इसमें जो रियल हमारे इंसिडेंट होते हैं और दैनिक जीवन की समस्याएं होती है उसका भी समावेश होना चाहिए। वास्तविक घटना मतलब हम लोग कह रहे हैं कि एक रियल जो हमारी घटना होती है कि जैसे पर्यावरण को लेकर मैंने कहा कि अगर हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पेड़ कटने के बाद हमें किस प्रकार की हानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, तो बच्चे को इनके प्रति भी संवेदनशील करना चाहिए या वास्तविक घटनाओं को भी उनको सिखाना चाहिए। दैनिक जीवन की जो समस्याएं होती हैं कि हाँ भाई, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन में, जैसे कुछ तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, और इस प्रकार के जो ईंधन हैं हमारे ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इनसे भी उन्हें रूबरू कराना चाहिए कि या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे जो जीव होते हैं हमारे आसपास में रहते हैं तो उनको हानि ना पहुंचाए, कि वो भी हमारे साथ हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी लिविंग्स होते हैं, तो बच्चों को उनके प्रति भी संवेदनशील बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें जो हमारी विषय वस्तु है, हमारा जो कंटेंट, उसमें किस्से होने चाहिए, कोई कहानियाँ होनी चाहिए, बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस होने चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, पहेलियाँ होनी चाहिए, इन सब का समावेश उसके अंदर होना चाहिए कंटेंट के, ताकि विषय वस्तु एक रास्ता का मतलब होता है कि मतलब एक समाई हुई, जिसमें कह सकते हैं ना कि पूरा सारी चीज़ें जिसके अंदर है, तो एक रास्ता में बदलाव हो और शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद मतलब बहुत आनंद के संग कल्पनाशीलता और सृजनात्मक का विकास होता था तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को समझने की, खोजने की एक उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। देखो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है ये सभी को पता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या विषय वस्तु में कहानियाँ होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। कविताएं होनी चाहिए? तो हाँ, होनी चाहिए। बच्चों को अगर पहेलियों के माध्यम से समझाया जाए तो बच्चा क्या जल्दी सीखेगा? हाँ, जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
देखो ये इसका इंग्लिश पॉइंट है, जितने भी हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषय वस्तु जो हमारी होनी चाहिए, नंबर 10 पॉइंट है कि यह शिक्षार्थियों को भय और पूर्वाग्रह से मुक्त करे। बच्चों के अंदर डर हो जाता है, यार नहीं मेरे को आज स्कूल नहीं जाना क्योंकि टीचर मारती है, टीचर पीटती है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ याद नहीं हो पाती, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। वो लर्न करते हुए भी डरता है बच्चा। क्यों डरता है? क्योंकि उसे उस तरीके का माहौल मिल चुका है पहले, पता नहीं कोई टीचर किस प्रकार का था, ठीक है। तो लेकिन बच्चों के अंदर भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें भय से मुक्त करना चाहिए कि कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, बहुत सही तरीके से सिखाएंगे, आराम से सीखेंगे, मज़े मज़े में, आनंद आनंद में सब कुछ सीखेंगे। तो उसे भय से मुक्त करा जाए, पूर्वाग्रहों से मुक्त किया जाए। जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो पिछली चीज़ें होती है कि कुछ डर होता है, कुछ चीज़ होती है, उनसे उसे दूर रखा जाए। नेक्स्ट है विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। देखो ध्यान रखेंगे कि बोलचाल की भाषा का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे पूर्वाग्रह, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वाग्रह, इस प्रकार का कोई शब्द आ गया उसमें हमारे कंटेंट में, तो यार ये बच्चा पढ़ लेगा क्या, क्या होता है इसका मतलब है। तो ऐसे करके कुछ जो बड़े बड़े खतरनाक से वर्ड्स होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों की एक बोलचाल की भाषा जो होती है, सिंपल साधारण सरल शब्द जो बच्चा जिसमें पढ़ता है या बच्चा जिसको समझ पाता है, इस प्रकार की विषय वस्तु हमारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा ओके, ईवीएस जो पैडागोजी है उसके अंदर 6 प्रकार की थीम दी गई है पर्यावरण में, और उन्हीं पर्यावरण की 6 थीमों को अगर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी होती है, तो उनसे संबंधित भी 1 या 2 प्रश्न हमारे पेपर में बनते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं कि 6 थीम ईवीएस की है हमारी, तो उन 6 थीम में से सबसे पहला जो थीम है वो है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, देखो ऐसे करके प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो पर्यावरण की 6 थीम है ना, परिवार, मित्र है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो जल होता है, यात्रा होती है, आश्रय होता है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं वो होता है। तो इस प्रकार से थीम होती है, लेकिन अभी इनकी उप थीम भी है, कुछ थीम की उप थीम भी होती है। जैसे कि परिवार और मित्र एक प्रकार की थीम है, इसकी जो उप थीम है उसको हम लोग देखें। परिवार मित्र के अंदर आते हैं हमारे आपसी संबंध, इंटर रिलेशनशिप, आपसी संबंध से संबंधित ब्लड रिलेशन वाला एक प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। एक मतलब कोई भी एक लड़की है, वो किसी फ़ोटो को देख रही है, तो उसके बाद वो उसकी माता की, बहन की, इस तरीके से प्रश्न जो हमारे रीजनिंग वाला प्रश्न होता है, कैसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद कार्य और खेल, देखो जो भी हमारे एग्ज़ाम में पेपर में प्रश्न आते हैं वो इन थीम में से ही निकलते हैं, 6 थीम जो हमारी होती है, ठीक है ना, या जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो थीम में से बनते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, परिवार और मित्र की उप थीम में आपसी संबंध वाला हो गया हमारा, और कार्य और खेल हो गया। खेल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और कार्य से संबंधित होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं वो हम लोग बताएंगे आगे, सारे कंटेंट जो भी रहेगा। जानवर और पौधों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनके प्रकार पूछे जाएंगे। प्लांट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पौधों को हमने पढ़ना होता है, जानवरों को पढ़ना होता है, जानवर को लेकर जैसे हाथी को लेकर प्रश्न आ जाते हैं, स्लॉथ को लेकर प्रश्न आ जाते हैं, पशु पक्षियों को लेकर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो वो इन्हीं उपथीम में से आते हैं। नेक्स्ट है भोजन। दूसरे नंबर की जो हमारी थीम है वो है भोजन, फूड, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और इसकी अपनी उपथीम होती है कि चखना, चखना, जिस समय भोजन को खाते हैं चखना, टेस्टिंग होती है हमारी। उसके अलावा पचाना, डाइजेस्टिंग को लेकर प्रश्न आ जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट को लेकर प्रश्न आ जाते हैं, हमारे विटामिन्स को लेकर प्रश्न आ जाते हैं, हमारे इसके अलावा बीमारियों से संबंधित जब हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में उस भोजन की वजह से किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न हुई है, तो ये वाले जो प्रश्न आते हैं हमारे भोजन वाली थीम से ही आते हैं, जो भोजन है और भोजन की उपथीम है। उसके बाद है पकाना, किसी भी खाने को किस प्रकार से पकाया जाता है, क्या उसको सेका जाता है पहले, क्या उसको भुना जाता है, क्या उसको तला जाता है, क्या उसको उबाला जाता है, इस प्रकार से कुछ बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारे प्रश्न हम लोग अपनी क्लास में, अपनी वीडियो में बताएंगे, अपने चैनल के माध्यम से आपको। नंबर नेक्स्ट है
संरक्षण तकनीक भी इसी में आता है कि किस प्रकार से मतलब हम लोग किसी भी भोजन को संरक्षित रख सकते हैं। कि क्वेश्चन आ जाता है कि यदि चावल हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं और अगर उसे बाहर रखा जाता है गर्मी में तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में वो संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा अचार को काफ़ी लंबे समय आम को लंबे समय तक रखने के लिए उसे अचार में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अब किसी भी भोजन को संरक्षित करने के लिए, उसको एक सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते प्रश्न हैं। तो किसान व भूख को लेकर भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे भूख होती है, हमारे जो किसान होते हैं, किसान का कार्य क्या होता है, या किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसान कार्य क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, वो खेती को लेकर भी प्रश्न आ जाते हैं। किस प्रकार की कौन कौन सी फसल होती है, वो फसल से संबंधित भी प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये तीसरे नंबर की जो थीम है हमारी, वो है पानी या जल, वाटर। ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हमारा जल होता है, इस थीम के अंदर पानी के महत्व की बात की गई है, इसकी कमी की बात की गई है, इसके प्रदूषण से संबंधित बात करिए, क्या समस्याएं उत्पन्न होती है पानी के और उनके संरक्षण को लेकर क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं हमारे इंडिया में, कौन कौन से ऐसे करके कोई संस्थाएं चल रही है जो पानी को संरक्षित करती है। इसके अलावा जल जनित रोगों के बारे में भी चर्चा की गई है। जो भी हमारे जल हैं, जल से संबंधित होने वाले जो रोग होते हैं किस प्रकार के होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया वगैरह इत्यादि, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो वो वाटर या पानी या जल से संबंधित होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये थीम है तीसरे नंबर की हमारी, ये इसका इंग्लिश में दिया गया पॉइंट है। ओके, नंबर 4 पर है हमारा आश्रय शेल्टर। ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कि रहन सहन को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों के रहन सहन, उनका पहनावा, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि हमारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि बांस के मकान कहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर जो नाव में, बोट में एक हमारे लोग रहते हैं वो किस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्यटकों के लिए जो एक मतलब टेंट वाले मकान होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसमें टेंट में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने कहा कि जो हमारे पत्थरों के मकान होते हैं, नीचे फर्श लकड़ी का होता है, ऊपर छत हमारी ढलान युक्त होती है, तो इस प्रकार का मकान कहाँ पर पाया जाता है। तो इग्लू के मकान कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्लू के मकान कौन सी जनजाति के लोग बनाते हैं, ऐसे प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ जनजातीय आवास होता है, जनजातीय रहन सहन होता है, फिर उनके ऊपर जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये ऐसे बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये हमारी थीम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 की 6 थीम हमें याद रखनी है। चौथी थीम हमारी आश्रय थी, शेल्टर था। नंबर नेक्स्ट हम बात करें 5वें नंबर की जो थीम है हमारे ईवीएस के पेडागोजी के अंदर, तो वो है यात्रा, ट्रैवल। देखो ध्यान रखेंगे, यात्रा से संबंधित हम लोग किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि यदि कोई व्यक्ति अहमदाबाद से चलता है और वो पहुंचता है बेंगलोर में, तो वो ट्रेन से इतने बजे चलता है, इस तारीख को चलता है और वहाँ पर इतने बजकर इतनी तारीख को वहाँ पर पहुँचा है, इतने किलोमीटर की दूरी थी, तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है, हमें निकालना पड़ता है। कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग जब यात्रा करते हैं किसी मतलब पश्चिमी घाट वाले एरिया में, कि जब हम लोग पुणे से, बम्बई से सीधा केरल जाते हैं, कोची जाते हैं, तो कितनी गुफाओं या से हमें होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जो कई सारी पहाड़ियाँ होती हैं, उन पहाड़ियों के नाम आ जाते हैं कि वो पहाड़ी कहाँ पर है, वो क्षेत्र कहाँ पर है, वो घूमने का पर्यटक स्थल कहाँ पर है। तो ऐसे ये जो हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे वो यात्रा वाली थीम से बनते हैं। तो इस थीम के अंतर्गत जो है विभिन्न यात्रियों के अनुभव, पुराने ऐतिहासिक इमारतों, डिज़ाइन, धातुओं के प्रयोग आदि का भी प्रयोग में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान रखेंगे, जो हमारे यात्री है उन यात्री के अनुभव के बारे में बात की गई है। जैसे कुछ भारत में यात्री आए थे, जैसे हम लोग बात करें कि इब्न बतूता के बारे में प्रश्न पूछा गया है, वेहिनसांग के बारे में है, फायान के बारे में है, ठीक है, अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो यात्री थे इंडिया में आए प्राचीन इतिहास के अंदर भी या मध्यकालीन इतिहास के अंदर भी, ठीक है,
तो उन यात्रियों के बारे में भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और किस प्रकार से कहाँ पर कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, उनकी वो किस धातु से उस इमारत का निर्माण किया गया था, या फिर उस किसी भी इमारत का निर्माण किस प्रकार के डिज़ाइन से किया हुआ है, उन सभी प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हमारी ईवीएस की प्राथमिक स्तर की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती है उसमें भी वो कंटेंट दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखें, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक थिंग्स। तो इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि कांस्य धातु जो है वो किन दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज है हमारी, तो वो किन दो मेटल से मिलकर बनी होती है, एक तो हमारी टीन होती है, एक हमारा तांबा होता है। ठीक है, तो टीन और तांबे से मिलकर कांस्य ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो हमारी हम लोग कहते हैं कि कोई भी रेशा होता है, कोई कृत्रिम रेशा होता है, उस रेशे को कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार से कपड़ों का निर्माण कैसे किया जाता है। कोई हमारे कपड़े होते हैं, जैसे पोचमपल्ली की एक प्रकार की क्या होती है, साड़ी होती है, तो वो साड़ी का निर्माण कैसे करते हैं, कहाँ के लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक मैन मेड होती है, जो बनाई जाती है, कोई थिंग्स है इस प्रकार से, जिस प्रकार से कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ चीज़ें पार्ट्स होते हैं कि हम लोग इनका निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है, कैसे की जाती है। जैसे सोल होता है, पश्मीना सोल होता है, वो कितने दिनों में तैयार या कितने घंटों में तैयार किया जाता है, ऐसे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट थीम के अंदर आती है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारी 6 थीम हमने जो कराई है आज की क्लास के अंदर। इसके अलावा जो विषय वस्तु से संबंधित पॉइंट थे इम्पोर्टेंट, वो चीज़ हमने पढ़ाए। और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, एंड थैंक यू सो मच।